वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? चलें, हम 2 मिनट वेट करते हैं ताकि बाकी सारे भी ज्वाइन कर लें। बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, कहाँ गए हैं सारे भाई? इब्राहिम, लेट क्यों आ रहे हो क्लास में? अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्चुअली एक लॉन्ग क्वेश्चन है।
इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। क्या बात है, क्या बात है, और भी बता दो सब कुछ। तो बेटा आज जो है ना वो हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। तो दो तरह की कोलिजन है आपके पास, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है जी? कोलिजन का मतलब होता है टकराना। जब दो चीजें आपस में टकराती हैं उसको बोलते हैं कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या फर्क है? बेटा बड़ा बेसिक सा फर्क है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में फर्क है। जो इलास्टिक कोलिजन होती है ना उसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी शुरू में होती है उतनी आखिर में होती है। जबकि जो इन इलास्टिक कोलिजन होती है ना उसमें काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती। इसका बड़ा आसान मतलब बताता हूँ। असल में जो इलास्टिक कोलिजन होती है उसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी शुरू में होती है उतनी काइनेटिक एनर्जी आखिर में होती है। अगर मैं इन इलास्टिक कोलिजन की बात करूं तो उसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, ये भी बात याद रखनी है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। अब आपने इसकी एग्जांपल भी याद रखनी है। बड़ी सादा सी बात है, कुछ ज्यादा नहीं याद रखना, सिर्फ ये बात याद रखनी है, इलास्टिक कोलिजन उस टकराव को कहते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी शुरू में थी उतनी ही आखिर में। और इन इलास्टिक कोलिजन उस कोलिजन को कहते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, जाया हो जाती है। अब आपने इसकी मिसाल याद रखनी है, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या याद रखना है इसमें? आप इसमें ये याद रखेंगे कि व्हेन अ मार्बल, व्हेन अ हार्ड बॉल, व्हेन अ हार्ड बॉल हिट्स अ मार्बल फ्लोर। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। तो आप इमेजिन करें कि आपके पास एक मार्बल फ्लोर है। ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया है आप इमेजिन कर लें कि दिस ब्लैक इज अ मार्बल फ्लोर। ये मार्बल का फर्श है, मार्बल फ्लोर का मतलब है मार्बल का फर्श। अब आप इमेजिन करें आपके पास ये एक हार्ड बॉल है। इस हार्ड बॉल को आप इस साइड से नीचे की तरफ फेंकते हैं। तो लेट्स से इस साइड से मैंने इसको ड्रॉप किया। अब आपको पता है किसी भी चीज को जब आप ड्रॉप करते हैं तो वो टकराने के बाद कहाँ आती है? वापिस आती है। तो ये बॉल वापिस ऊपर की तरफ आएगी। और आप देखेंगे कि जब ये हार्ड बॉल मार्बल के फ्लोर से टकरा कर आएगी तो ये वापिस तकरीबन उतनी ही हाइट पर आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास शुरू में थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये टकराने के बाद भी उतनी ही हाइट पर आई है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही है। तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि जाया नहीं हुई, कंजर्व्ड रही है। इस तरह की जो कोलिजन होती है उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। जबकि अगर मैं इन इलास्टिक कोलिजन की बात करूं तो आप इसमें कह लें जी कि व्हेन अ हार्ड बॉल कोलाइड्स ऑन अ सैंडी फ्लोर। सैंडी का मतलब है रेत वाला। तो अगर वो किसी रेतीले फ्लोर के साथ टकराती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इमेजिन करें कि ये आपके पास एक रेत वाला फ्लोर है, हम इसको कह देते हैं जी दिस इज अ सैंडी फ्लोर। ऐसा फर्श है जहां पर मिट्टी है, रेत है। अब अगर आप यहां से किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं डाउनवर्ड्स, ये बॉल आएगी नीचे। अब जैसे ये बॉल नीचे आएगी तो होगा ये कि जब आप दोबारा ऑब्जर्व करेंगे टकराने के बाद वापस जब ये जाएगी तो ये इतनी ऊपर नहीं जाएगी, ये कुछ इतनी हाइट तक ही जाएगी। बाकी सारी इसकी काइनेटिक एनर्जी जाया हो चुकी होगी। तो इस केस में आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही, बल्कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है? लॉस हो गई है। इस तरह की जो कोलिजन या इस तरह का जो टकराव होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। हाँ जी। अगर इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन की समझ में आ गई है, फर्क समझ में आ गया, ओके करें। नहीं समझ में आया तो दफा हो जाए।
हाँ जी, जिनको समझ में आया काइंडली ओके का मैसेज करें, शाबाश। चलें भाई, ये आपके पास है इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलियन। अच्छा बच्चे, अब कुछ बातें आपने ना याद रखनी है, कॉन्सेप्चुअली बड़ी पक्की बातें हैं वो आपने याद रखनी है। पहली बात बेटा ये कि चाहे आपके पास इलास्टिक कुलियन हो, चाहे आपके पास इन इलास्टिक कुलियन हो, दोनों में से कोई भी कुलियन हो जाए, काइनेटिक एनर्जी का तो फर्क है ना एक में। सर स्पेस में सारी कुलियन इलास्टिक कुलियन, यस बेटा, स्पेस में सारी कुलियन इलास्टिक कुलियन ही होती। अच्छा बेटा, अब आपने याद रखना है, चाहे इलास्टिक कुलियन हो चाहे इन इलास्टिक कुलियन हो, दो चीजें दोनों में कंजर्व्ड रहती हैं। दो चीजें हमेशा दोनों में कंजर्व्ड रहती हैं। पहली चीज तो ये कि दोनों में मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, मोमेंटम दोनों में कंजर्व्ड रहता है। ठीक होगी बात। और दूसरी बात ये है कि टोटल एनर्जी भी दोनों में क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आते हैं। तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने याद रखना है कि इलास्टिक कुलियन और इन इलास्टिक कुलियन दोनों में से कोई भी आ जाए, दोनों में मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है और एनर्जी, टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। फर्क सिर्फ किस चीज का है, लड़ाई सिर्फ किस चीज की है, लड़ाई जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की है। एक में यानी इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है और इन इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती। यानी सारा रोना, जिंदगी का सारा रोना धोना वो है ही इलास्टिक और इन इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी। एक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है और एक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। अब भैया ये क्या कहना चाह रही हैं आप, आपकी बात समझ नहीं आई। सर इलास्टिक कुलियन मोस्टली आइडियल केस में होता है। जी बिल्कुल, इलास्टिक कुलियन मोस्टली आइडियल केस में होता है। वरना इस जिंदगी में कोई भी कुलियन इलास्टिक नहीं होती है असली में। अच्छा बेटा, इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है? तो इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन का मतलब ये है कि बॉडीज मूव इन वन डायरेक्शन। बॉडीज हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करती हैं, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। चाहे वो कुलियन से पहले हो, बिफोर और आफ्टर कुलियन, चाहे कुलियन से पहले हो चाहे कुलियन के बाद में हो, तो हम बोलेंगे कि वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके पास एक बॉल है और ये आपके पास एक बॉल है, अगर ये वाली बॉल यानी पहली बॉल दूसरी बॉल को जाके टक्कर मारती है, लेट से ये वाली बॉल इस बॉल को जाके टक्कर मारती है, और वो वाली बॉल और दोनों बॉल्स फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो मैं ये बोलूंगा कि ये इलास्टिक कोलिजन किस डायरेक्शन में है, वन डायमेंशन में है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि इस पॉइंट पर आपकी कोलिजन हुई है, और कोलिजन से पहले और कोलिजन से पहले आपकी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, एक्स डायरेक्शन। तो क्योंकि उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हाँ, अब इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन कैसे होती है जी? लेट से ये आपके पास एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, आप इस बॉल में किसी ऐसे पॉइंट पर हिट करते हैं। जिन्होंने स्नूकर खेली हुई है उन्होंने देखा होगा, अगर आप किसी ऐसे पॉइंट पर टच करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये वाली बॉल इधर चली जाती है और पहले वाली बॉल इधर चली जाती है। तो आपके पास दूसरे वाली बॉल इधर चली जाती है और पहले वाली बॉल जो है वो, उसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, पहले वाली बॉल जो है आपकी वो कुछ इधर आ जाती है। अब देखेंगे कुलियन तो हुई है, लेकिन आपकी बॉडीज कितनी डायमेंशन में मूव कर गई हैं, दो डायमेंशन में। तो ये आपके पास कैसी कुलियन है, इलास्टिक कुलियन इन टू डायमेंशन। ये आपने याद रखना है
मैं आप कोई बताता तो नहीं है, लेकिन मैं आपको टू डायमेंशंस का भी बता रहा हूँ। दिस इज द इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। पूरा ही लिख लेते हैं। ये दो डायमेंशंस में इलास्टिक कोलिजन, ये वाला। हाँ जी। बोले बेटा, यहां तक अगर कोई ऐसी बात है जो समझ नहीं आई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जल्दी बोले। अच्छा बच्चे, जरा व्हाइट बोर्ड पे ध्यान सबका, मैं एक दफा जल्दी से सारी बातें रिपीट करने लगा हूं। सबसे पहले आपको इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में फर्क पता होना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन को कहते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर रहते हैं। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी शुरू में, उतनी काइनेटिक एनर्जी आखिर में। ऐसी कोलिजन को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी शुरू में, उतनी काइनेटिक एनर्जी आखिर में। मिसाल इसकी ये है कि आप किसी हार्ड बॉल को मार्बल फ्लोर पे फेंकें, तो वो दोबारा गिरने के बाद उतनी ही हाइट तक चली जाती है। यानी जितनी उसकी शुरुआती काइनेटिक एनर्जी थी, उतनी ही उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होते, कम हो जाती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि जब कोई हार्ड बॉल को आप सैंड के ऊपर फेंकें, तो वो दोबारा उतनी हाइट तक पहुंच नहीं पाती, कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। इसलिए ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है। तो इन शॉर्ट, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। ये दो चीजें ऐसी हैं, वो इलास्टिक हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों में कंजर्व्ड रहती है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक में कंजर्व्ड रहती है, इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं रहती। लेकिन दो चीजें ऐसी भी हैं, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, वो दोनों कंजर्व रहती हैं। पहली चीज, मोमेंटम इज कंजर्व, यानी चाहे आप इलास्टिक कोलिजन करें, चाहे आप इन इलास्टिक कोलिजन करें, आपका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसी तरह चाहे आप इलास्टिक कोलिजन करें या इन इलास्टिक कोलिजन करें, आपकी टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। देन आपने पढ़ना है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यानी या तो कोलिजन सिर्फ एक्स एक्सिस पे हो, या कोलिजन सिर्फ वाई एक्सिस पे हो, या कोलिजन सिर्फ जेड एक्सिस पे हो। एक साथ दो एक्सिस पे कोलिजन नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। डेफिनेशन क्या है, बॉडीज मूव इन वन डायरेक्शन बिफोर और आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से बिफोर और आफ्टर, यानी कोलिजन से पहले या आखिर में, बॉडीज हमेशा कैसी डायरेक्शन में मूव करती हैं, वन डायरेक्शन। वो वन डायरेक्शन एक्स भी हो सकती है, वो वन डायरेक्शन वाई भी हो सकती है, और वो वन डायरेक्शन जेड भी हो सकती है। जैसे ये आपके पास बॉल वन है, ये आपके पास बॉल टू है। बॉल वन बॉल टू से टकराई, कोलिजन हुई। कोलिजन के सिलसिले में बॉल दोबारा आगे चली गई, तो पहली बॉल दूसरी बॉल टकराने के बाद भी एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। टकराने से पहले और टकराने के बाद डायरेक्शन सेम थी। ऐसी कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हाँ, अगर आप किसी बॉल को एंगल पे हिट करें ऐसे, तो एक बॉल इधर निकल जाएगी, एक बॉल इधर निकल जाएगी। अब ये ऊपर चली गई है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों पे चली गई है। ये वाली भी एक्स और वाई दोनों पे चली गई है। अब ये एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, एक से ज्यादा डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ऐसी कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। हाँ जी बच्चे, अब समझ आ गई, सारा सारी स्लाइड मैंने दोबारा बता दिया। भैया आपको भी रिपीट कर दिया मैंने जो आपको मसला था, अगर ओके हो गया तो बताएं। चलें बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू अरेज द व्हाइट बोर्ड, काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से। 1 2 3, ओके बाय। चलें। अच्छा बेटे, अब हमने डिटेल में पढ़नी है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अच्छा बच्चे देखें हम जरा, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में आपके पास दो केसेस हैं। लेट से आपके पास, पहले हम केसेस ड्रॉ ही कर लेते हैं। चलें जी। तो लेट से कि यहाँ पर आपके पास दो बॉल्स हैं। लास्ट टाइम भी हमने ये चीज डिस्कस की थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में।
तो इमेजिन करें कि आपके पास एक बॉल ये है और एक बॉल ये है। सिमिलरली एक बॉल ये है और एक बॉल ये है। ये वही दो बॉल्स हैं, बस कुलियन से पहले हैं और कुलियन के बाद है। तो यहां पर हम केसेस भी याद रख लेंगे। दिस केस इज बिफोर कुलियन, कुलियन से पहले। एंड दिस केस इज आफ्टर कुलियन, कुलियन के बाद। एक चीज दोनों केसेस में सेम रहेगी, वो है मैस। तो इस बॉल का, पहली बॉल का मैस होगा m1, दूसरी का m2। इसी तरह नीचे वाले भी पहली का बॉल का मैस m1, दूसरी का m2। फर्क आएगा रफ्तार में। ये आगे को मूव कर रही थी, ये भी आगे को मूव कर रही थी। सिमिलरली ये भी आगे को मूव करेगा, ये भी आगे को मूव करेगा। सिर्फ रफ्तार में फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा जी? पहली की रफ्तार v1, दूसरे की रफ्तार v2। अब क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है तो v1 डैश, v2 डैश। याद है ना, कल हमने इस बारे में डिस्कस किया था, याद होगा सबको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने ये पढ़ा था। अब यहां पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लिखेंगे। आपने यहां पर लिखना है जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की कंजर्वेशन के असूल के मुताबिक। अगर मैं मोमेंटम की कंजर्वेशन के असूल को देखूं, तो हमने ये पढ़ा था कि टोटल इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होता है? टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम। क्या मैसेज आ गया? अवैया, अवैया नहीं आत्रा है, आत्रा कहती हैं जी। अच्छा जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कल हमने डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था कि जितना मोमेंटम शुरू में होता है उतना मोमेंटम आखिर में होता है। अभी जरा देखिएगा, इस बात को हम डिस्कस करते हैं। अभी देखें जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या सिस्टम है जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक सिस्टम कुछ ऐसा है कि आपके पास m1v1 प्लस m2v2, ये बराबर होगा m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। याद है, ये हमने कल पढ़ा था। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा बेटे, अब याद रखना, m1 वाले एक साइड पर करने हैं, m2 वाले एक साइड पर। फिर बता रहा हूं, m1 वाले एक साइड पर करने हैं, m2 वाले एक साइड पर। अगर आप गौर करें तो ये m1 वाला है, ये आपके पास कौन से वाला है? m1 वाला। इस m1 वाले को उठाकर किधर ले जाओ? इधर। और गौर करो तो ये m2 वाला है, तो ये m2 वाले को उठाकर किधर ले आओ? इधर। ठीक है, तो आप जरा इस इक्वेशन को लिखते हैं। पहले आपके पास लिखा हुआ है m1v1, इधर आपके पास m1v1 डैश प्लस का, इधर आगे माइनस का हो जाएगा m1v1 डैश बराबर का साइन। उधर पहले से मौजूद था m2v2 डैश, और माइनस कौन हो जाएगा? m2v2। एक दफा दोबारा समझ लें मैंने किया क्या है। देखें, m1v1 लिखा हुआ है, m1v1 मैंने ऊपर लिख दिया। m1v1 डैश इधर प्लस का है, इधर आके ये m1v1 डैश इधर प्लस का, इधर आके m1v1 डैश कौन सा हो जाएगा? माइनस का। ये देखें, माइनस का m1v1, इधर बच गया m2v2 डैश। ये m2v2 डैश आ गया, सॉरी ये m2v2 डैश। ये m2v2 इधर प्लस का, इधर आकर माइनस का। ये देखें, माइनस का क्या आ गया? m2v2। चलें, अब बेटा आपने मैच कॉमन ले लेना है। ये वाला m1, ये वाला m1 कॉमन, ये वाला m2 और ये वाला m2 कॉमन। देखें क्या होगा जी। अगर आपने m1 कॉमन लिया तो आपके पास इक्वेशन बनेगी v1 माइनस v1 डैश। उधर से आपने अगर m2 कॉमन ले लिया तो बनेगी v2 डैश माइनस v2। बेटा ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन सारी जिंदगी नहीं भूलनी है आपने। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा बेटा, अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लिया। अब मुझे बताएं ये कौन सी कुलियन है, इलास्टिक या इन इलास्टिक? बताएं जरा जल्दी से। इलास्टिक है। इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है, तो यहां पर लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन का असूल। अब जरा आंखें खोल के समझना बेटा, ये पहली बॉल बिफोर कोलिजन, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 m1 v1 का स्क्वायर। तो आपके पास ये जो m1 वाली बॉल है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर। m2 की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब ये आफ्टर कोलिजन में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर। ये डैश नहीं भूलना आप। इसी तरह m2 क्या होगी? 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर। सर m2 तो रेस्ट पर नहीं होगा भाई, क्यों रेस्ट पर होगा? देखो ये m2 क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये v2 नहीं है इसके पास, m2 मूव कर रहा है बेटा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये है कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी, या मैं इसको लिखता हूं जी टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू द टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल वाला केस तो बिफोर कोलिजन वाला है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जीज को ऐड कर दें। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर बराबर। अब आफ्टर कोलिजन वाली लिखें, तो आफ्टर कोलिजन वाली में लिखेंगे 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m1 सॉरी m2 v2 डैश का स्क्वायर। लो बच्चों, सबसे पहले यहां से आपने ये 1/2 कॉमन लेना है। ये 1/2, ये 1/2, इसी तरह यहां से ये वाला 1/2, ये वाला 1/2 आपने ले लिया कॉमन। 1/2 आ गया कॉमन, जो अंदर बच गया उसको लिख दें। अंदर आपके पास बचेगा जी m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर बराबर। इस साइड से भी आपने 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 आ गया कॉमन। ब्रैकेट में बचा जी m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश का स्क्वायर। अभी अगर आप गौर करें तो ये 1/2 से फोर्थ हो गया, तो 1/2 से जब फोर्थ होएगा तो आपके पास आएगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर बराबर m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश का स्क्वायर। अब आपने बेटा वही काम करना है जो पहले किया था। m1 वाले को एक साइड पे और m2 वाले को एक साइड पे, तो ये आपके पास m1 वाला है, इधर प्लस का इधर आगे माइनस का कर दें। और दूसरी तरफ ये आपके पास m2 वाला है, इधर आगे आप इसको कौन सा कर दें? -1। देखें जी, आप जब इसको रद्दो बदल करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी m1 v1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 डैश का स्क्वायर बराबर m2 v2 डैश का स्क्वायर। और वो आपके पास उधर जाके माइनस का हो जाएगा m2 v2। एक दफा जरा तसल्ली से दोबारा समझ लें मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा कि ये m1 v1 का स्क्वायर एज इट इज, m1 v1 डैश का स्क्वायर इधर आके माइनस का, m1 v1 डैश का स्क्वायर माइनस का, m2 v2 डैश एज इट इज नीचे आ गया ये, और ये m2 v2 का स्क्वायर इधर आगे माइनस का, तो ये m2 v2 इधर आगे क्या हो गया? माइनस। इधर स्क्वायर भी आना। यहां से फिर वही काम करें, m1 को कॉमन ले लें। तो जब आप m1 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा v1 स्क्वायर्ड माइनस v1 डैश स्क्वायर्ड। और वहां से जब आप m2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा v2 डैश स्क्वायर्ड माइनस v2 स्क्वायर्ड। ठीक होगी बात? ये आपके पास एक और इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप बोल दें इक्वेशन नंबर 2। सर जी थोड़ा ऊपर से बता दें, मेरा नेट चला गया था बेटा। कहाँ से गया है आपका नेट? मैं बता देता हूँ। कहाँ से गया है बच्चे आपका इंटरनेट? मैं बता देता हूँ।
अच्छा बच्चे, अब आपने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जी डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। चलें, 6 मिनट रह गए हैं आरफा, तो पहले मैं ये समझा लूं, फिर मैं आपको वापस बता। चलें, तो जब आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको कुछ ऐसे करेंगे जी। आप पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लें। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आएगी कुछ ऐसे, m1 इंटू v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर बराबर m2 v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। और फिर आपने इसको डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 1 से। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास? इक्वेशन नंबर 1 है m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश बराबर m2 इंटू v2 डैश माइनस v2। अभी अगर आप गौर करें, m1 से फोर्थ हो जाएगा, m2 से फोर्थ हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो कुछ ऐसी बचेगी। देखें जी, आपके पास जो इक्वेशन बचनी है वो बचनी है जी v1 स्क्वायर्ड माइनस v1 डैश स्क्वायर्ड बराबर v2 डैश स्क्वायर्ड माइनस v2 स्क्वायर्ड। ठीक है, और आपने इसको डिवाइड करना है, माशाल्लाह। हाँ जी, तो आपने इसको डिवाइड करना है v1 माइनस v1 डैश से बराबर v2 डैश माइनस v2 से। बेटा अब ऊपर आपने फार्मूले ओपन करने हैं, यहाँ पर जगह नहीं बची। अगले स्लाइड में करवाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। चलें बेटा, 1 2 3 ओके बाय। चलें भाई, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और हम पहुंचे कुछ ऐसे मकाम पर हैं डेरिवेशन में। हमने बोला कि जी v1 का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर, ये बराबर है v2 डैश के स्क्वायर के, v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। और आपने इस सब को डिवाइड किससे किया है? आपने सबको डिवाइड किया है जी v1 माइनस v1 डैश एंड v2 डैश माइनस v2। बेटा अब ऊपर वाली इक्वेशन में से ना आप फार्मूला निकाल सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो बनेगा जी a प्लस बी, ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला लगाना है आप। तो जब आप इसमें फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास बनेगा जी v1 माइनस v1 डैश v1 प्लस v1 डैश। ये फार्मूला ओपन हो गया। इसी तरह v2 डैश में भी करें, v2 डैश प्लस v2 एंड v2 डैश माइनस v2। और नीचे आप इसको डिवाइड में एज इट इज रहने दें। अच्छा बेटा, आप जरा देखें, नीचे आपके पास है v1 माइनस v1 डैश और बराबर में आपके पास है v2 डैश माइनस v2। अभी अगर आप गौर करें तो ये v1 माइनस v1 डैश और v1 माइनस v1 डैश मर गया, v2 डैश माइनस v2 और v2 डैश माइनस v2 भी मर गया। आपके पास जो फाइनली इक्वेशन बची वो बची जी v1 प्लस v1 डैश बराबर v2 डैश प्लस v2। ठीक है बेटा, अब आपने करना ये है कि डैश वाली को एक साइड पे कर देना है और बगैर डैश वाली को एक साइड पे। ये डैश वाली है इधर प्लस की है, इधर आगे माइनस की हो जाएगी। और जो बगैर डैश के है यानी ये v2, तो ये इधर माइनस इधर प्लस की है, इधर आगे क्या हो जाएगी? ये इधर माइनस की है, इधर आगे क्या हो जाएगी? प्लस।
आप देखें जी, v1 - v2 बराबर v2 - v1 डैश। जी जी मुझे पता है, 1 मिनट रह गया। अच्छा अब जरा देखें जी, आपके पास बचेगा v1 - v2 इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिखें -v1 डैश +v2 डैश। ये v1 डैश को पहले लिख दिया हमने। v1 - v2 माइनस कॉमन ले लें, v1 डैश - v2 डैश। मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, 9 मिनट के बाद ज्वाइन करना है आपने। और ये इक्वेशन याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी से। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, यहाँ पर आपका एक लॉन्ग कंप्लीट हो गया। वो कैसे हुआ वो भी 20 मिनट बाद जो है, 20 मिनट कह रहा हूँ, 9 मिनट बाद ज्वाइन करना, फिर मैं बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लें सारे बच्चे इसका।